हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी सर। अच्छे खासे आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा। ठीक है सर, हमने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, आर्बिट्रेशन अच्छे खासे चैप्टर में देख लिया, जो एग्जामिनेशन में अप्रॉक्स 20 to 25 या 30 की रेंज में नंबर कवर करते हैं। सर आज क्या करेंगे? सर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही पूछा था कि कौन सा चैप्टर आगे करना चाहिए, क्योंकि अब मैं सजेशन लेना चालू करूँगा। मैं देखूंगा किस चैप्टर में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले कवर करने में। देखो मेरे हिसाब से मैंने जो 6 चैप्टर उठाए थे वो लोग मुश्किल से मुश्किल छोड़ के जाते हैं एग्जामिनेशन में, हार्डली छोड़ देते हैं या कुछ कुछ करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं। मैंने वो कर लिया। अब मैं लोगों को सजेशन लूँगा कि कौन कौन ज़्यादा जल्दी कवर करना चाहिए। तो सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आ जाना। मैंने टेलीग्राम लिंक डाल दिया है अपने यूट्यूब पे। और सर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। चलो सर, आज हम करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सर सिंपल समझो, पहले मैं लेमन लैंग्वेज समझाता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। सर मनी लॉन्ड्रिंग होता है इलीगल मनी, इलीगल पैसा। इलीगल पैसा सर एक बताओ, लॉन्ड्री मतलब वो हम जो कपड़े धोते हैं वो वाले? हाँ सर, आप हमें सिखाओगे इलीगल पैसा कमाना कैसे, इलीगल पैसा कमाया जाता है या इलीगल पैसा कैसा बनाया जाता है? नहीं, हम ये नहीं सीखेंगे। सर हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये जानना सीखो। देखो एग्जामिनेशन में गलती क्या होती है ना, हम लिखते हैं एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। भाई हमारे चैप्टर को पहले समझो। हमारे चैप्टर का काम मनी लॉन्ड्रिंग करवाना नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन करना मतलब मनी लॉन्ड्रिंग होने से बचाना। मनी लॉन्ड्रिंग तो वो लोग करेंगे जिनको मनी लॉन्ड्रिंग करने आता है। सर मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या होता है? क्राइम का पैसा आया वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, या ब्लैक मनी। सिंपल समझो, ब्लैक मनी क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग करना होता है। मतलब सिंपल सी बात, खराब पैसा है, जैसे कपड़े धोने देते हैं ना, मान लो ये खराब पैसा बाहर से लाए या क्राइम करके लाए, उसको क्या दिया तुमने? लॉन्ड्री वाले को दिया, और लॉन्ड्री वाले ने उसको धो के क्लीन मनी कर दिया। दैट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। बट हमें ये मनी लॉन्ड्रिंग करना नहीं है इस चैप्टर में, हमें इसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो सर जब भी एग्जामिनेशन लिखो ना सर, तो सर पूरा लिख के आना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मत लिख के आ जाना। ये गलतियाँ होती है, ठीक है। मैंने टेस्ट पेपर दिया है, इसमें हम लोग पता है मेरी गलतियाँ होती है, मेरे से भी कभी एक बार गलतियाँ हुई है ये वाली। तो एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करिए, PMLA एक्ट करके लिखना, ठीक है। स्टार्टिंग, ठीक है सर। सर इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सर हम? देखो सबसे पहले जानो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। इलीगल ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके क्या कर दिया जाता है? व्हाइट मनी। सिंपल, अभी सिंपल समझो, इलीगल ब्लैक मनी कन्वर्ट करके क्या होता है? व्हाइट मनी। लॉन्ड्रिंग में ये होता है, गंदे कपड़े को हम आते हैं, लॉन्ड्री वाले देते हैं, वो साफ करके हमें अच्छे कपड़े देता है। वही है, गंदे पैसे आए, हमने लॉन्ड्रिंग किया, व्हाइट मनी हो गया। परफेक्ट। सर इस लॉन्ड्री करने को है ना 3 स्टेप में बांटा गया, वो हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से देख के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सर मनी लॉन्ड्रिंग की डिफिनेशन। सर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर को करने में सर पहले ये बता दो चैप्टर कितने वेटेज का है। सर 8 मार्क्स, इस बार दिसंबर में 9 मार्क्स, उससे पहले 5 मार्क्स। तो सर 8 to 10 में ये रेंज करता है। सर इकोनॉमिक लॉ पेपर 6D के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का 6D है ना सर, यहाँ से कंसेप्ट अच्छा से कर लेना, क्योंकि बस यही बातें लिखी गई है 6D में। थोड़े मोड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर वहाँ पे ज़्यादा दिखाएंगे, बट आपके पास ओपन बुक रहेगा तो वहाँ से आपका कोर्ट कचहरी चक्कर हो जाएगा, बट कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। ठीक है सर। सब पहले जानो पर्पस। किसी चीज़ एक्ट का सबसे पहले पर्पस होता है कि क्यों ये एक्ट आया गया, ठीक है। पहले मैं जान लिया सर, सिंपल इलीगल मनी जो गंदे कपड़ा है उसको हमने धोने डाल दिया, वो व्हाइट मनी निकल गया, तो वो वही पैसा का वही गंदे पैसे आए। गंदे पैसे मतलब क्या सर? वो धूल मिट्टी लगे पैसे नहीं, गंदे पैसे इन द सेंस तुमने जो गलत काम करके कमाए हो उसको तुमने क्या किया। यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप करके वो हम पढ़ेंगे। फिर वो पैसे, मान लो गंदे पैसे आए, ये 3 स्टेप में मिले, मतलब वॉशिंग मशीन में गया पैसे, और ये 3 स्टेप में जाके व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर आ गया। तो ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट भी है, हम पढ़ेंगे कैसे कि 3 स्टेप होता है। बट समझो इलीगल मनी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी, इट्स नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। हमें इसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करना है। परफेक्ट। ठीक है सर, प्रिवेंशन करना है हमें। सर पर्पस ऑफ द एक्ट क्या, मतलब इस एक्ट को लाने के पीछे का रीजन क्या था? देखो सर, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल बात क्या है, सबसे पहले क्या करना है? प्रिवेंट करना है, और कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। सर मतलब देखो सबसे पहले तो हमें रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग होने से पहले इसको रोकना है। सर देखो मैं पहले बेस समझा रहा हूँ, देखो चैप्टर समझ जाओगे ना चैप्टर क्या क्या है तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ से। पहले चैप्टर का बेस समझो। मैं एक क्लास में आपको आधा घंटे या 20 मिनट आपको बेस समझाता हूँ कि इस चैप्टर में बेस क्या है। सर प्रिवेंशन, पहले इस चैप्टर पर्पस क्या है? सर इस एक्ट का पर्पस क्या है? प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब सर
मनी लॉन्ड्रिंग होने से बचाना या मनी लॉन्ड्रिंग होने से रोकना, प्रिवेंशन, करेक्शन नहीं, डिटेक्शन नहीं, प्रिवेंशन, मतलब आगे है ना एक शील्ड लगा देना। जैसे हमने है ना ITS में पढ़ा फायर वॉल, ये सब क्या है, प्रिवेंशन टेक्निक्स है। तो एक है ना आगे पहले शील्ड लगा दो कि होने ही मत दो मनी लॉन्ड्रिंग। तो सर आप जानते होंगे इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग अच्छा खासा होता है, हर जगह आप सुनते होंगे इसका टैक्स इवेजन हो गया। सर टैक्स इवेजन ऑल्सो नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, तुम गलत पैसे कमा रहे हो, गलत धंधे से कमा रहे हो पैसा, उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। तो बहुत सारे एक्ट आते हैं, एक्ट से रोका जाता है उनको, बहुत सारी चीज़ें लगती है। सर देखो इस एक्ट में ना हम जानते हैं कि सर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस एक्ट में ना थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा कंट्रोल किया गया। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफिनेशंस में, बिजनेस किस किस बिजनेस में मनी लॉन्ड्रिंग लगाना प्रिवेंट करना है। बहुत सारे पैसे, कैसीनो आया उसके अंदर, कैसीनो में पैसे जाके लोग व्हाइट मनी कर लेते थे, बट उसको भी बोला गया कि अब तुम भी इस पर कंट्रोल करोगे मनी लॉन्ड्रिंग पे। बैंक्स को अच्छे खासे रिपोर्टिंग है, बैंक्स को प्रॉपर रिपोर्टिंग देना पड़ता है। तो इसमें बताएंगे सर देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई गलत पैसा आएगा तो व्हाइट होने का ज़्यादा चांसेस कहाँ से, बैंक से। बैंक अच्छा खासा सेक्टर हमारा बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम पैसा बैंक में डाल के उसको वाइट कर सकते हैं। तो बोला गया कि इस चैप्टर में ना बैंक पे ज़्यादा कंट्रोल किया गया, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। अभी इसमें और अदर डेजिग्नेटेड बिजनेस है, इसको ना सर अदर डेजिग्नेटेड बिजनेस को ना सर थोड़ा वाइट किया। इसमें कैसीनो है, अब इसमें रियल एस्टेट के एजेंट भी आ गए कि आप कुछ पैसा लोगे तो आपको इतना इतना मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ पालन करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा अमेंड किया गया, हम देखेंगे सर। पहले मैं बेस समझा रहा हूँ क्या क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस किया। सोचो ना आप पैसा कमा के लाए, आप पैसा क्या कर लोगे, डायरेक्ट कुछ खरीद लोगे नहीं, पहले आप पैसा घुमाओगे, बैंक में डालोगे। तो बैंक वालों को बोला गया कि हम प्रिवेंट लगाने के लिए बैंक वालों को रिपोर्टिंग ज़्यादा करने के लिए बोला गया कि आपको कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है ना तो आप रिपोर्टिंग करो। किसको रिपोर्टिंग करो, सब पढ़ेंगे सर। FIU अपॉइंट होता है इसके अंदर। आप ऑडिट भी करने जाओगे ना, मान लो ये मैंने प्रैक्टिकल भी किया सर। अगर आप किसी को सिक्योरिटी एक्सचेंज के ना ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट ये सब होती है, आप उसमें ऑडिट कर जाओगे ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा अच्छे खासे 20-25 पॉइंट है। क्या उस कंपनी ने या कुछ कंपनी ने FIU अपॉइंट किया, FIU अपॉइंट को प्रॉपर रिपोर्टिंग होती नहीं हुई है, कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुए कि नहीं हुए, 50,000 का लिमिट है, 50,000 से ऊपर गया कि आपने रिपोर्ट किया कि नहीं किया, इम्पोर्ट का ड्यूटी ज़्यादा पे हुआ तो आप बताया कि नहीं बताया। तो ये ना आप मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिकल भी देखोगे तो हम आराम से देखेंगे। बट प्रिवेंशन लगाया, कंट्रोल ज़्यादा कहाँ किया गया, इस जगह पे। और इस पे अदर डेजिग्नेटेड बिजनेस को क्या किया था, वास्ट किया गया। इसके अंदर डेफिनेशन को थोड़ा अमेंड हुआ है, हम देखेंगे कौन कौन इसके अंदर है। मैंने बताया रियल एस्टेट एजेंट आ गया, कैसीनो वाले भी लोग आ गए इसके अंदर, ठीक है। परफेक्ट सर। और क्या बोला सर, और बोला कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। मतलब सर कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी, देखो इसका पर्पस है कॉन्फिस्केट मतलब सर देखो मान लो ये बंदा है, सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग समझो, इस क्राइम वाला, इसने क्या क्राइम मतलब सर मर्डर किया, ठीक है। फॉरेन में कोई जर्मनी का कंपनी में कोई डायरेक्टर था, उसने बोला इस बंदे को एक काम करो, इंडिया में एक डायरेक्टर है बहुत उछल रहा है, इसको मार दो, मैं तुम्हें दूंगा 2 करोड़ रुपया। इसने कमाया 2 करोड़ रुपया, परफेक्ट। और 2 करोड़ में बैंक से लेके बैंक में डाला, बैंक से क्या क्या पैसा निकाल के प्रॉपर्टी खरीद लिया कैश में, प्रॉपर्टी खरीद लिया कैश में, ठीक है। प्रॉपर्टी कैश में तो खरीद लिया। अब बाद में क्या हुआ, ये एक्ट आया हुआ था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बताया गया, पर्पस बताया गया रोकना। अब चलो ये रोक तो नहीं पाया, ठीक है, प्रिवेंट नहीं कर पाया, क्योंकि इसने आया बैंक में पैसा डाला, बैंक से पैसा क्या किया, कैश में कन्वर्ट करके प्रॉपर्टी खरीद लिया। मान लो मुंबई में क्या क्या प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब इस एक्ट में ऑफिसर को पता चला ये बंदा तो क्राइम का पैसा लेके आया, बंदा से पूछा गया कहाँ से पैसा लाए, वो ढीठ था, उसने बोल दिया क्राइम का पैसा, मर्डर का पैसा है। बोलता अच्छा तुम ढीठ भी हो, तुम झूठ भी नहीं बोले, तुम तो बोल भी रहे हो क्राइम का पैसा है। हाँ सर क्राइम का पैसा है। क्या किया पैसे को, 2 करोड़ रुपया को क्या किया सर, मुंबई में बंगला खरीद लिए। क्या कर लोगे सर आप, भाई मनी लॉन्ड्रिंग में इतना पावर भी है, इस बंगले को पहले अटैच करके सीज यूज करके कॉन्फिस्केट करता है। सर अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केटेड में अंतर है। पहले अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट में आप देखो बस उसको बोलते हैं देखो एक तुम यहाँ पे सेल वेल नहीं कर सकते, हम तुम्हारा पैसा देखेंगे, तुमने पैसा इसी प्रॉपर्टी में लगाया, या हो सकता है कि 1.5 करोड़ यहाँ लगाया, 50 लाख कहीं और लगा दिया। तो पहले क्या होता है, अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट हम चेक करते हैं कि हाँ तुम्हारा यही प्रॉपर्टी, हम पूरे ट्रायल करते हैं वहाँ पे, ट्रायल ऑफ ऑफेंस करते हैं, हाँ तुमने यही प्रॉपर्टी लिया है, 2 करोड़ हुआ, ये हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। फिर बाद में क्या होता है, कॉन्फिस्केट होता है। सर कॉन्फिस्केट मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, अब तुम देखो अटैचमेंट में तुम ओनर हो, अभी भी अटैचमेंट जो बंदा है ना अभी भी ओनर है, ये जो बंदा है अभी भी ओनर है, भले इसका क्राइम का पैसा है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म करना है अभी ऑफिसर को। जब अटैचमेंट कंफर्म हो जाता है ना तब कॉन्फिस्केट होता है। अब भाई तुम ओनर नहीं हो, अब ये कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी सीजी रख लेगा, तुम भाई जाओ। तो मनी लॉन्ड्रिंग यही है, अगर तुमने कोई पैसा को देखो जरूरी नहीं, अब किसी के पास कैश है तो वो कैश हमेशा रहेगा। कोई मान लो मैं ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, मेरे पास कैश आया तो मैं थोड़ी ना पॉकेट में लेके रखूंगा, मैं ऑलरेडी उसको कन्वर्ट करूंगा। अगर किसी ने कन्वर्ट करके कुछ खरीद भी लिया ना तो ऑफिसर में पावर है कि उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है। सीज नहीं बोल रहा हूँ, सीज तो ठीक है, अटैचमेंट ठीक है, बट उसको कॉन्फिस्केट भी कर सकता है, मतलब तुम्हारा डायरेक्ट ओनरशिप छीन सकता है वो। एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। एक शुगर मिल का मालिक था, ठीक है, उसने क्या किया, घर खरीदा, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वाला आदमी आया, ईडी का आदमी आया, उसने अटैच किया,
प्रोसीडिंग चली, इसने क्या किया, कॉन्फिस्केट कर लिया। अटैचमेंट में प्रॉपर्टी इसी के नाम पे थी, बट जब कॉन्फिस्केट हो गया ना तो अब सीजी के नाम पे चली गई प्रॉपर्टी। अब भाई ये बंदे को कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी में, क्योंकि भाई प्रूफ हो गया कि तुम्हारे मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे से प्रॉपर्टी खरीदा था। तो पर्पस यही है कि प्रिवेंट करना। अब प्रिवेंट नहीं हो पाया तो उस पैसे को कन्वर्ट करके घर खरीद लिया तो भाई कॉन्फिस्केट कर देना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हमारा क्या था, पर्पस था। अब सर आते हैं मेन डेफिनेशन पे, ठीक है। सर यहाँ पे ना एक बात समझना, बड़े बड़े नेताओं जो होते हैं ना यहाँ पे पैसा लगाते हैं, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को अच्छे से मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट का लगा के पकड़ा जाता है। यहाँ पे जो पैसे लेके आते हैं फॉरेन से या मान लो इधर उधर से, ठीक है, उनको पकड़ा जाता है। सुनो एक और रफ लैंग्वेज समझाता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस। पहले एक रफ लैंग्वेज समझा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा प्रॉपर लैंग्वेज। चलो मैं प्रॉपर समझा देता हूँ पहले आपको, रफ बाद में समझाऊंगा एक ईजी वे में, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन है, देखो हमें पता है डेफिनेशंस कहाँ होती हैं, सेक्शन 2 में, ठीक है। किसी एक्ट में डेफिनेशंस मोस्टली सेक्शन 2 में होती है, 1 में प्रेम्बल, ये तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, ठीक है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। अब जब हम सेक्शन 2 पे पहुंचे ना, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पता करने वाले नॉक नॉक पूछे सेक्शन 2 मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन क्या है, इसने बोला एज पर सेक्शन 3, मतलब इसने बोला कि देखो हमें नहीं पता, सेक्शन 3 से पूछो। अब सेक्शन 3 में सेपरेट एक डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, सेपरेट एक डेफिनेशन। तो मोस्टली सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशन होते हैं, जो भी हम लॉ या एक्ट पढ़ते हैं मोस्टली सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशन होते हैं। आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे देखोगे 284 शेयर कैपिटल, 85 स्मॉल ऐसे करके ना सारे डेफिनेशंस हैं, 2 के रेंज में सारे डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे हमने पूछा है सेक्शन 2 में क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 वाले नहीं बोल दिया कि सेक्शन 3 से पूछ लो। अब इसका डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 3 में, ठीक है। 2 क्योंकि हम 2 के पास गए, 2 में लिखा हुआ है एज पर डेफिनेशन डिस्क्राइब इन सेक्शन 3, तो हम सेक्शन 3 पे आ गए, सेक्शन 3 पे बता गया। सर देखो इस चैप्टर में ना थोड़ा लिंक चलेगा, मतलब 2 भेज रहा है 3 के पास, अभी हम आगे कॉन्फिस्केट पढ़ेंगे कैसे होगा वो सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखो ये 4-5 क्लास से जा सकता है, बट आपको अच्छा नंबर देके जाएगा एग्जामिनेशन में, ट्रस्ट मी सर। 9 नंबर देके आया इस बार दिसंबर एग्जामिनेशन में, शायद 6 3 9, हाँ 9 या 10 नंबर के रेंज में आया था। ऑब्जेक्टिव मिला लो तो 11 नंबर का पेपर था। अभी 11 नंबर के लिए आप 4 क्लास या 5 क्लास नहीं दे सकते हो सर, 5 घंटे 5.5 घंटे देना पड़ेगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है, आराम समझो। अब सर सेक्शन 3 बता रहा है, सेक्शन 3 में क्या बोला सर, डेफिनेशन बोला। डेफिनेशन क्या बोला सर, देखो आप एक बार बुक की डेफिनेशन पढ़ना, बट मैं इसको ना समझाने के वे में समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे डेफिनेशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसी बुक की डेफिनेशन है ना, ट्राइंग टू इंडल्ज, असिस्ट, इतने वर्ड्स आपको प्रॉपर याद नहीं होने वाले हैं। आप सोचोगे पूरी बुक की डेफिनेशन लिख के आ जाओ तो सर बहुत मुश्किल है। आप एक बार पढ़ना बुक की डेफिनेशन, मैं इसको ना थोड़ा ईजी में समझाता हूँ आपको। देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइंग टू, पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, आराम से पॉज लो, समझो पहले ऊपर क्या पढ़ा हमने, पर्पस क्या था, थोड़ा रिवाइंड करने की कोशिश करो दिमाग में, ठीक है। ट्राइंग टू असिस्ट एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विथ, मेरे को पेन चेंज करने दो 1 सेकेंड। क्योंकि सर इसका डेफिनेशन आपको याद रखना, आप थंब रूल याद रख लो, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी क्वेश्चन है सर, कोई भी क्वेश्चन आया ना, ये डेफिनेशन या इस टाइप का डेफिनेशन आपको लिख के आना है। ये डेफिनेशन या ऐसा डेफिनेशन आपको मिलना चाहिए। कीवर्ड्स मैंने ग्रीन में कर रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रहेगा कीवर्ड्स क्या क्या है। वो इन्वॉल्व, देखो सर इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखो
क्या बोल रहा है सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब देखो ये एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है। अब 6D का पेपर देखोगे ना सर, मेरे अंदाज से सर पहला ही क्वेश्चन था 6D का पेपर का, पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो 4 क्वेश्चन 6D में आए थे, 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन तो सेम टू सेम या कुछ मिला घुमा फिरा के उसने केस स्टडी डाइजेस्ट ऐसे से पूछा, बट पहला क्वेश्चन जो था ना वो सब पूरा कंसेप्ट था, और वो पहला क्वेश्चन मैंने किया था क्योंकि मेरे को वो ईजी लग रहा था, कंसेप्ट पता था मेरे को। देखो सर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मतलब डायरेक्टली सिंपल, देखो मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आराम समझना। इस बंदे ने मर्डर किया, समझो यहीं पे समझो, यहीं पे एग्जांपल समझा दूंगा, ठीक है। इस बंदे ने मर्डर किया, पैसे आए इसको, मर्डर किया इसने, तो ये क्या किया सर, ये डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, समझो ठीक है। इसने क्या किया, डायरेक्टली रिसीव किया, पैसा डायरेक्टली रिसीव किया, ठीक है। और सर इनडायरेक्टली, देखो इनडायरेक्टली मतलब मर्डर इसने किया, ये क्या था, एक तरह से एजेंट था, समझो ठीक है। ये था बाहर की पार्टी, इसने पैसा दिया एजेंट को बोला कि एक काम करो, ये ए को पैसा दे दो, इसने ना मर्डर किया था, इसके रिगार्डिंग पैसे दे रहे हैं। तो इस एजेंट को पता चला ना सर कि यार ये तो मर्डर का पैसा घुमा रहा है मेरे से, और एजेंट को बोला कि मैं बोलने जा रहा हूँ, बोला ये ले 1 करोड़ रुपये तेरा। ये बोला ठीक है कोई नहीं बोलूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब कोई डायरेक्टली पैसा ले रहा है या मान लो डायरेक्टली किसी चीज में इन्वॉल्व है जो मनी लॉन्ड्रिंग का, अभी देखेंगे। इनडायरेक्टली मतलब जो जिसने वो क्राइम नहीं किया है बट उसको पता है वो क्राइम है, सब कुछ पता है बट वो बता नहीं रहा है, तो इनडायरेक्टली वो भी है। तो डायरेक्टली मतलब हो गया सर, इनडायरेक्टली हो गया ट्राइंग टू असिस्ट। असिस्ट मतलब सर हेल्प करना। सर इसने हेल्प किया ना, एजेंट है, एजेंट को पता था ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है तो उसको बताना चाहिए ना ऑफिसर जाके, बट इसने क्या किया, हेल्प किया, क्योंकि उसको भी तो पैसा मिला कुछ कमीशन। अब कोई फ्री में तो हेल्प करता नहीं है यहाँ पे कि हाँ तू मेरा भाई है हेल्प कर दे, नहीं। एजेंट बोलेगा हाँ ठीक है कितना दोगे, बोलेगा 1 करोड़ रुपये, हाँ ठीक है। तो सिंपल सी बात, मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ वो नहीं जाता जिसने सिर्फ क्राइम किया हो, मान लो इसने मर्डर किया तो सिर्फ अकेला वो मर्डर करने का नहीं जाएगा, मर्डर करने वाले का हेल्प करने वाला हर वो आदमी जाएगा जिसने वो मर्डर करने का हेल्प किया। मान लो इसने बोला कि मैं तेरे वैन में ले जाके यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा, मेरे को कितना कमीशन देगा, उस प्लेस ले जाऊँगा जहाँ मर्डर होने वाला है, तो बोला भाई 20 लाख तेरा, ठीक है। तो सर वो हर आदमी जाएगा जिसने उस क्राइम में हेल्प किया है, असिस्ट किया है, ट्राइंग टू असिस्ट, हेल्प किया है, ट्राइंग कोशिश किया कि हेल्प करने का, ठीक है। कंसीलमेंट, सर कंसीलमेंट मतलब सर छुपाना। सबसे एग्जांपल सपोज देखो, ये था आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी आया, मान लो इसको कुछ अफरा तफरी मचाना था, आया यहाँ पे, ठीक है, और कहीं पे पनाह लेने आया, बैठने छुपने आया। यहाँ का मालिक था, मालिक ने बोला अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, उसने बोला नहीं है मेरे पास। मालिक बोला क्यों, बोला मैं पाकिस्तान या मान लो कहीं से आया हूँ, ठीक है, किस लिए आया हो, पर्पस बताया इसने। मालिक बोला यार मैं जा रहा हूँ चिल्लाने हल्ला करने, ऑफिसर पुलिस को बोलता है ये ले भाई 2 करोड़ रुपये, और चुपचाप बैठ जा। कंसीलमेंट, या चुपचाप, या मान लो कोई प्रॉपर्टी लेके आया, गन वन लेके आया, कुछ भी ज्वेलरी लेके आया, बोला ये ले छुपा दे, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, मान लो उसको क्राइम के बदले क्या मिलने वाले थे, मान लो 5 kg गोल्ड मिलने वाले थे, इसने दे दिया किसी को, बोला भाई छुपा रख दे। तो भाई तुम अगर हेल्प कर रहे हो ना या उसको छुपा रहे हो ना, ये मान लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके साथ पढ़ेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, छुपा रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर तो ईजी है, ठीक है, या चाहे तो एनी एक्टिविटी, अब इसको वास्ट कर दिया, तुम कुछ भी कर रहे हो भाई, ठीक है। अब देखो कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड, देखो कुछ भी करना मतलब क्या हुआ, मैंने उसका बिजनेस में मदद दिया तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर लोगे, नहीं। देखो हेल्प किया तुमने, कंसील किया, एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड एनी एक्टिविटी को वास्ट कर दिया, चाहे कुछ भी तुम उसका कर रहे हो जो कनेक्टेड है विथ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सर। सर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देखो क्राइम मतलब क्या हुआ सर, देखो स्मगलिंग दैट्स क्राइम देखेंगे, और सर ब्राइबरी हाँ क्राइम होता है, और सर मर्डर हाँ क्राइम है, बच्चे चोरी करना हाँ क्राइम है। तो कुछ भी तुम क्राइम वाले पैसे, प्रोसीड्स मतलब वो पैसे जो कनेक्ट है, क्राइम वाले पैसे से कनेक्ट है ना, तब मनी लॉन्ड्रिंग होगा। बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम, अभी रुको, ये पहला स्टेप बोल दिया कि देखो वो पैसा क्राइम से पैसा रुका हुआ, और ऑब्टेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी शेड्यूल ऑफेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या बोला है कि कुछ भी असिस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, असिस्ट हो रहा है, कंसील हो रहा है, जो क्या है, देखो मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग क्या बोला, तुमने कोई भी असिस्ट हेल्प किया, जो क्या है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लिंक है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ से आया, जो भी शेड्यूल ऑफेंस में लिखा हुआ है, तो ये लिंक है। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ से आया, जो शेड्यूल ऑफेंस में लिखे हुए हैं, तो जो भी शेड्यूल ऑफेंस के क्राइम लिखे हुए हैं ना, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं। तो ठीक है, ऑफ एनी, क्योंकि ऑब्टेनिंग कहाँ से ऑब्टेन किया, ऑफ एनी शेड्यूल ऑफेंस। और देखो इसलिए इसके डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्टिंग और क्लेम्ड एज अनटेंडेड, सर अनटेंडेड मतलब जो मैंने बताया साफ सुथरा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो सर इसका मतलब क्या हुआ, अनटेंडेड मतलब देखो सिंपल में क्लीन मनी, सिंपल सी बात। देखो किसी ने मर्डर किया, ऑफिसर आया पूछने, तूने मर्डर किया,
ये बोला नहीं सर मर्डर नहीं, सॉरी ऑफिसर आया पूछने, बोला नहीं सर मर्डर नहीं किया, पहली बात, ठीक है। दूसरी, तुमने किसी ने मर्डर किया, उसने मर्डर से ना उस कोई प्रॉपर्टी खरीदा मुंबई में 5 करोड़ की, ऑफिसर आया पूछा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, बोला मेरी है, कैसे लाया, बिजनेस करके। तो सर छुपाना, क्योंकि पता था कि उस बंदे ने मर्डर किया ना, तो छुपा के क्या बता रहा है उस प्रॉपर्टी को। देखो टेंटेड होता है, देखो 2 वर्ड होता है, एक होता है टेंटेड, टेंटेड मतलब होता है गंदा, मतलब दाग वाग लगाओ ऐसा प्रॉपर्टी, तो गंदी प्रॉपर्टी, गंदी प्रॉपर्टी यहाँ बोला गया ब्लैक मनी को। तो बट उसको क्या प्रूफ कर दिया, वो जो बंदा ने गलत काम किया ना, ये बंदा ने जो क्राइम किया ना, उसको वो प्रूफ करा कि नहीं सर क्राइम थोड़ी नहीं, तो क्लीन मनी है। मतलब तुम तो एक तो बात, तुमने मर्डर का पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यूज किया, और तुम उसको क्लेम क्या कर रहे हो, अनटेंटेड, मतलब गंदी प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हो, क्लीन मनी बता रहे हो। भाई ये तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ सर। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी है, जो शेड्यूल ऑफेंस में लिखे हुए वो वाले क्राइम तुमने किया है, तुमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में क्या किया, हेल्प किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब तुम ये तो ठीक है हेल्प किया तो किया, अब तुम उसको बता रहे हो सर मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा बिजनेस का पैसा है, अब तुम उसको बता रहे हो ये तो बिजनेस का पैसा है, तो क्या कर रहे हो तुम उसको क्लेम कर रहे हो अनटेंटेड, मतलब क्लीन बता रहे हो, ठीक है। बाय एनी पर्सन इन्वॉल्व, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसको मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मतलब सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइंग टू असिस्ट, ठीक है। कंसील छुपाना भी मनी लॉन्ड्रिंग है, एक्वायर भी करना मनी लॉन्ड्रिंग है, असिस्ट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है, एंड एनी एक्टिविटी मतलब कुछ भी एक्टिविटी हो, भाई वास्ट कर दिया इसको, कनेक्टेड विथ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम सर क्राइम वर्ड याद रखना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब मर्डर वर्डर करके क्राइम आया, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देखो अब देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्या हुआ, क्राइम की डिफिनेशन क्या है, तो क्राइम की डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनी शेड्यूल ऑफेंस। अब शेड्यूल ऑफेंस में 3 शेड्यूल ऑफेंस आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो सर देखो लिंक है, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, नीचे शेड्यूल ऑफेंस, ठीक है। अब वो तो ठीक है, वो उतना भी नहीं शांत रहा, ये डिफिनेशन बोलता है कि अब उस बंदे ने ना उसको अनटेंटेड प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया, मतलब बोल रहा है कि सर ये तो प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस से आया, मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। भाई तुम तो मर्डर करके प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तुम उसको बाद में बता रहे हो कि अनटेंटेड है, मतलब साफ सुथरा बता रहे हो, तो ये तो बहुत गंदा काम कर रहे हो, ये तो पक्का मनी लॉन्ड्रिंग में फंसेगा ये, ठीक है। ऐसा हम क्लेम करते हैं, मान लो कोई इनकम टैक्स छापा पड़ा, ये प्रॉपर्टी कैसे लाए हो, सर बिजनेस हमारा 1 नंबर का पैसा है। भाई तुमने 2 नंबर का शुगर मिल में चला के, मतलब 2 नंबर का धंधा करके तुमने प्रॉपर्टी खरीदा, और तुम बता भी नहीं रहे कि वो प्रॉपर्टी 2 नंबर का है, तुम ये बता रहे शो कर रहे हो कि सर ये तो 1 नंबर का पैसा है, तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ठीक है। परफेक्ट सर। अब सर इसको तोड़ते हैं, अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या ये देखते हैं। देखो अगर आप डेफिनेशन समझ गए सर, तो मान लो क्वेश्चन आपको 1 नंबर आपको मिल गया, 4 नंबर कोई भी क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग का है ना, 1 नंबर तो आपको पक्का देगा। ये डेफिनेशन ऐसा आना चाहिए जैसा मैंने बताया, जैसा लिखा बस इतना याद रख लो। बुक वाले डेफिनेशन जाओगे थोड़ा घूम जाओगे, ट्राइंग टू इंडल्ज असिस्ट इतना लिख दोगे ना सर काफ़ी है, ठीक है। अब सर आता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अब थोड़ा उसको तोड़ते हैं। हमने जो ऊपर देखा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो उसको तोड़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है सर, एनी प्रॉपर्टी डिराइव, देखो एनी प्रॉपर्टी डिराइव और ऑब्टेन, एनी प्रॉपर्टी ऑफ फंड, एनी प्रॉपर्टी ऑफ फंड डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ, देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या हुआ, सिंपल बात, एज ए रिजल्ट ऑफ क्या सर, क्रिमिनल एक्टिविटी। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा आया ना भैया, वो तुम्हारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी से जो पैसा आया वो क्या हुआ, प्रोसीड्स। प्रोसीड मतलब क्या हुआ, पैसा आना, जो क्राइम करके पैसा आया, वही सिंपल बात, एनी प्रॉपर्टी आया या फंड आया डिराइव बाय ऑब्टेनिंग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड याद रखना, ये घुमाता एग्जाम में। बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन से मिला एज ए रिजल्ट ऑफ क्या, क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब मर्डर वर्डर करके जो पैसा आया वो क्या हुआ, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हुआ। अब देखो एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस। अब सर देखो क्राइम तो ठीक है, बट वो क्राइम शेड्यूल ऑफेंस से रिलेट होना चाहिए। अब शेड्यूल ऑफेंस में सर 3 ऑफेंसेस है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफेंसेस कौन से देखेंगे हम। देखो सिंपल सी बात, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा, प्रोसीड्स पैसा आया या प्रॉपर्टी आया किसी से आया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो क्या हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटी। जो क्रिमिनल एक्टिविटी कहाँ डिफाइन है, रिलेटेड टू किसके डिफाइन है, शेड्यूल ऑफेंस में। अब हमें जानना है शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है। अब देखो सर शेड्यूल ऑफेंस इंपॉर्टेंट, अब जो शेड्यूल ऑफेंस है सर पेपर 6D के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास बुक रहेगा ओपन करके देख सकते हो। पेपर 4 के लिए बस 3 शेड्यूल ऑफेंस ABC है, बस जान लेना क्या होता है। पेपर 6D के लिए सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास बुक रहेगा लेकिन आराम से देखना, ठीक है। पेपर 4 के लिए इससे क्वेश्चंस कम आएंगे, बट आपको जानना पड़ेगा कौन कौन सा शेड्यूल ऑफेंस है, ठीक है। देखो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर
पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल। सर शेड्यूल ऑफेंस, शेड्यूल कौन सा शेड्यूल? पैमला का, ठीक है, इसके लिए अलग शेड्यूल, हर आप फेमा पढ़ोगे वहाँ भी शेड्यूल्स है, पैमला में अलग से शेड्यूल्स है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग में अलग से शेड्यूल्स है। तो कौन से शेड्यूल्स, जो भी ऑफेंसेस आपने किए स्पेसिफाइड है अंडर पार्ट ए, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल। कौन शेड्यूल? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का शेड्यूल। सर याद करना है कौन कौन से, देखो सिंपल बोला प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, बट वो क्राइम कहाँ डिफिनेशन है? क्राइम में बोला कि जो भी क्राइम शेड्यूल ऑफेंस में आ रहा है ना, वो क्राइम भाई मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। तो शेड्यूल ऑफेंस में कौन कौन से क्राइम है? जो भी ऑफेंसेस आपने किया जो स्पेसिफाइड है, डिराइव है कहाँ? पार्ट ए में। सब पार्ट ए कहाँ? पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, मतलब सिंपल सी बात, पार्ट ए आप शेड्यूल खोलोगे वहाँ पे डिराइव है। अब सर पार्ट ए में देखना पड़ेगा, हमें पार्ट ए में जाना पड़ेगा। सर अभी मत जाना, पेपर 4 के लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्यों? इसके अंदर सर अप्रॉक्स 100 से 150 एक्ट के नाम है, ठीक है, नॉर्मल आदमी नहीं याद कर पाएगा सर ये। पेपर 6D के लिए आपके पास ओपन बुक आएगा, आप जाकर देख सकते हो, इसलिए पेपर 6D के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए एक बार गो थ्रू करना, मैं अगले वीडियो में पार्ट ए थोड़ा गो थ्रू करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, याद करना। बट आपको याद होना चाहिए शेड्यूल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जो भी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए। सब पार्ट ए में कौन कौन से आएंगे? देखो सर, मर्डर, नारकोटिक्स, ड्रग्स वाले जो भी होते हैं वो सब पे क्राइम बताया गया। सिंपल बात है, शेड्यूल्स में क्राइम बताया, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऊपर लिखा है, ठीक है, शेड्यूल्स में कौन कौन क्राइम बताया, ठीक है। करप्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर करना भी और अटेम्प्ट टू मर्डर करना भी, ठीक है, बहुत सारे सर, बहुत सारे हैं, थक जाओगे याद करते करते, नहीं होगा। 5-6 पेज में सिर्फ बताया क्या क्या है। तो एक मैं आपको ना थंब रूल बताता हूँ एग्जामिनेशन, मैंने ना RTP MTP सॉल्व करने में ये देखा है, मैं 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या देगा बताता हूँ मैं आपको, ये RTP शायद 19 या नवंबर 19 या मई 19 में देखा था, ठीक है। क्या था? बोला कि IT एक्ट का डेफिनेशन ले लिया। IT एक्ट में क्या हुआ, कोई बंदा था कंपनी का IT वाला, उसने क्या कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कंपनी की लीक कर दी और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कमाया। तो सर याद रखना, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई क्वेश्चन आया ना सर, तो ये ऑफेंसेस से क्वेश्चन आएंगे। आपको B और C ज़्यादा याद रखना है। A वाला कुछ भी आपको लगा ना, देखो B और C से हट के कुछ भी लगा ना, तो वो तो ये A है, पार्ट A है। अब जो भी आया ना सर याद रखना, अब मनी लॉन्ड्रिंग क्वेश्चन जब भी आएगा ना, मैं 5-6 क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ, ये थंब रूल याद रखना, वो मनी लॉन्ड्रिंग ही पूछेगा। वो बोलेगा IT के बंदे ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया और इन्फॉर्मेशन लीक करके 50 लाख कमाया, तो क्या IT एक्ट ऑफेंस है? तो ये सर ऑफेंस होता ही है। करप्शन का पैसा आया, ब्राइबरी आया, अब जरूरी थोड़ी मर्डर करोगे तभी प्रोसीड क्राइम, भाई ब्राइबरी लीगा, इसलिए पार्ट ए में सर अच्छे खासे लिस्ट दिए हुए हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने देखा हो। एक IT एक्ट का क्वेश्चन आया था, एक ब्राइबरी का आया था, किसी मंत्री ने या मान लो किसी नेता ने ना ब्राइबरी लिया, सिंपल कोई कमिश्नर या ब्राइबरी लिया उसने और उस पैसे को यूज़ किया, प्रॉपर्टी खरीदा, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग है? हाँ, तो डिफिनेशन पूरा होना चाहिए। तो ये पार्ट ए आप एक बार गो थ्रू करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में गो थ्रू करवाऊंगा, हो सके तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। तो जो भी ऑफेंसेस पार्ट ए में डिराइव है, ठीक है। बी सी थोड़ा याद रखना है आपको, ऑफेंसेस स्पेसिफाइड, देखो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट है शेड्यूल्स के। ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट बी ऑफ कौन शेड्यूल? ऑफ द शेड्यूल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला, ठीक है। इफ टोटल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व इज ₹1 करोड़ और मोर। देखो सर क्या बोला, देखो पार्ट बी में वो ऑफेंस है, देखो मैं बताता हूँ, एक अच्छा समझाता हूँ इसको। देखो पार्ट ए में तो ठीक है, पार्ट ए में कुछ अमाउंट नहीं दिया हुआ है। अगर पार्ट ए में नारकोटिक्स है, करप्शन है, मर्डर है, तो वो अगर 1 रुपया का भी कुछ बता, देखो मनी नहीं बताया है वहाँ पे, कुछ भी होगा भाई तुमको मनी लॉन्ड्रिंग लगेगा, पनिशमेंट बताएंगे, पनिशमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का देखेंगे अभी। पार्ट बी में क्या बोला, पार्ट बी में वही ऑफेंसेस आएंगे जो कि पहले क्या, पहले पार्ट बी में, और पार्ट बी में तभी मनी लॉन्ड्रिंग होगा। पार्ट बी में मान लो कोई ऑफेंस है, चलो मैं बता देता हूँ, एक ही ऑफेंस है यहाँ पे, चलो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ अभी आपको, क्यों घुमाऊँ ज़्यादा। यहाँ पर कौन सा ऑफेंस है सर? कस्टम वाला आपने पढ़ा होगा सर, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं पढ़ा होगा तो कस्टम में क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी किसी गुड्स पे लगता है, बट मोस्टली शायद 40-45 गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, बट इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ठीक है। लेदर गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो सिंपल सी बात है, तुम कोई भी ऑफेंस कर रहे हो कहाँ, कस्टम एक्ट का,
ठीक है। मतलब गलत फाइल दे रहे हो, गलत डिक्लेरेशन फाइल करो, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी में डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है, तुमने फाइल कर दिया 50 लाख का जबकि सामान आ रहा है 50 करोड़ का। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा फ्रॉड वॉड कर रहे हो ना, कहाँ सर, कस्टम एक्ट में। ये याद रखना, पार्ट बी में सिर्फ कस्टम एक्ट दिया हुआ है। एग्जामिनेशन में दे सकता है कस्टम एक्ट में क्या हुआ, गलत फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिया आपने सर, क्या दिया, फॉल्स डॉक्यूमेंट। मतलब सर बिल ऑफ एक्सपोर्ट, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है सर, फाइल होता है, या बिल ऑफ एंट्री, क्या दे दिया तुमने, फॉल्स दे दिया। और वो फॉल्स होना ही सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, अगर वो फॉल्स है ना और उसका अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तब मनी लॉन्ड्रिंग होगा वो। एग्जाम्पल सर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता क्वेश्चन है यहाँ पे। मान लो ये बंदा है, ठीक है, ये है फ्रांस, परफेक्ट। इसने फ्रांस से मंगाया, मान लो कार मंगाया, तो कार नहीं, मोटर पार्ट मंगाया, ठीक है, मोटर पार्ट मंगाया। इसने क्या फाइल किया होगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कितना इंपोर्ट ड्यूटी। इसने डिक्लेरेशन क्या दिया, मान लो मोटर पार्ट मंगाया इसने 5 करोड़ का, ठीक है, डिक्लेरेशन इसने दिया 50 लाख। चलो 5 करोड़ नहीं, पहले मान लो डिक्लेरेशन दिया इसने, मान लो मोटर पार्ट था 1 करोड़ का, ठीक है, एग्जाम्पल दोनों ही लेके चलूंगा। फिर डिक्लेरेशन कितना दिया, 50 लाख। सर एक बात बताओ, तो कितने का इसने धोखाधड़ी किया, मतलब देखा जाए कितने गलत किया सर। तो 1 करोड़ का सामान आ ही रहा, तुमने 50 लाख दे दिया, मतलब गलती कितना किया, 50 लाख। सर क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, सोच के बताओ, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि लिखा है सर, देखो पार्ट बी में कस्टम वाले फॉल्सिफिकेशन आते हैं, बट क्या सर, इफ टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इज 1 करोड़, सर यहाँ पे तो 50 लाख ही था, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये अपना कस्टम एक्ट देख लेगा, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है ये। बट सर यहाँ पे मान लो 1 करोड़ का नहीं था, ये था 5 करोड़ का, तुमने 50 लाख दिया, तो धोखाधड़ी कितना हुआ सर, 4.5 करोड़ का। 1 करोड़ या 1 करोड़ ज्यादा, ये याद रखना, 1 करोड़ और मोर, मतलब 1 करोड़ भी, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। देखो पार्ट बी में सिर्फ कस्टम से कुछ गड़बड़ हो रहा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा, कस्टम में जो गड़बड़ हो रहा है ना वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, तब ये पार्ट बी में आएगा। ये याद रखना, कस्टमर क्वेश्चन का अगर आ गया कुछ ना, तो ये याद रखना आप। यहाँ क्या हो गया, यहाँ 4.5 करोड़, यस मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एज पर पार्ट बी ऑफ शेड्यूल ऑफेंस, सिंपल। तो ये याद रखना सर। पार्ट ए में तो बहुत सारा लिस्ट है, आप याद भी नहीं कर पाओगे, सही बता रहा हूँ, आप बैठ जाओ, चैलेंज भी दे सकता हूँ मैं 10 दिन आप इसको डिटेन कर लो, पार्टी के शेड्यूल्स नहीं याद होंगे। बट हाँ, ओपन बुक के लिए आपको आ सकता है कि कुछ ऐसा क्राइम दे दे, तो आपको इस बुक है, आप पलट के देख सकते हो पार्टी में कितने क्राइम्स लिखे हुए, कौन कौन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। अब सर आता है पार्ट सी, पार्ट सी नहीं, चलो अब देखो 2 तो हो गया, अब थर्ड आता है, अब पार्ट सी बोल लो, पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। देखो सर इसमें कुछ नहीं है, देखो 2 शेड्यूल इसमें बोला हूँ, देखो 2 याद हो जाएंगे ना तो ऊपर डिराइव करना अलग हो जाए, क्योंकि दोनों सिंपल से है। ए बी में क्या पढ़ा हमने, कस्टम, जो कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है। अब पार्ट सी में क्या है, सिंपल सर, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। सब मतलब सर, क्रॉस बॉर्डर मतलब सर, ये बंदा है, इसको आया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कहाँ से आया, जर्मनी से आया, क्या किया था इसने, मर्डर किया था। अब ये बोला यार एक काम करते हैं ना, इंडिया में प्रॉपर्टी रखेंगे तो पकड़ा जाएंगे यार हम एक काम करते हैं ना, 7 समुंदर दूर ले जाते हैं और 7 समुंदर दूर हम फ्रांस में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्रांस से प्रॉपर्टी लिया, अब मनी लॉन्ड्रिंग खुला, मनी लॉन्ड्रिंग पता चला, हाँ इसे पूछा गया, बंदे को पूछा गया भाई तुम ये जो 2 करोड़ रुपये कमाए हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में दिख रहा है, कहाँ से कमाए, बोला जर्मनी से। किस चीज़ का पैसा था, मर्डर किया मैंने। वाह ढीठ है यार, मर्डर किया, सही बोल रहा है। क्या किया पैसा को, प्रॉपर्टी खरीद लिया। बोला कहाँ पे, मुंबई दिल्ली। बोले नहीं सर फ्रांस में खरीदे हैं, पकड़ सको तो पकड़ लो। ऑफिसर बोला यार ये तो इंडिया के बाहर ले गया पैसा, प्रॉपर्टी खरीद लिया, अब क्या करें। तो सर पावर दिया है पार्ट सी में, पार्ट सी शेड्यूल बोला क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, मतलब जहाँ पे बॉर्डर अलग अलग है, कंट्रीज अलग अलग है। क्रॉस बॉर्डर क्या हुआ, जो कंपनी या कंट्री बाहर से, जो कंट्री डोमेस्टिक नहीं है, मतलब फॉरेन कंट्री, तो जो भी फॉरेन कंट्री ट्रांजेक्शन, या हम लोग पैसा भेज दिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, जो भी क्रॉस बॉर्डर हो रहा है ना, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है एक दूसरे का, सिंपल सी बात वो समझो, वहाँ पे होंगे पार्ट सी का शेड्यूल लगेगा। सिंपल एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम्पल दिमाग बैठा लेना। प्रॉपर्टी क्या किया, फ्रांस खरीद लिया, तो यहाँ कौन सा लगेगा, पहली बात ये पार्ट सी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस बॉर्डर, ये बंदा दिल्ली का, पैसा जर्मनी का आया, दिल्ली का बंदा खरीद दिया प्रॉपर्टी फ्रांस में। और ये प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी खरीदना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, बट ये क्या था, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, जो शेड्यूल ऑफेंस में होता है,
शेड्यूल ऑफेंस में कौन सा शेड्यूल ऑफेंस लगा इस पे सर? पार्ट सी, क्योंकि भाई तुमने बाहर पैसा ले गया, प्रोसीड टू क्राइम को कहाँ यूज़ किया? क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन यूज़ कर लिया तुमने, ठीक है। या मान लो कोई भी फॉरेन इनकम आ गई, सिंपल बात, जो फॉरेन से रिलेटेड है ना, फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट खरीद लिया, ये फॉरेन एसेट, तो क्या हो गया? क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन। तो ये देखो पेपर 6D के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बस समझ लेना पार्ट बी एंड पार्ट सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए में जो वही आएगा जो पार्ट बी पार्ट सी में नहीं आएगा। मान लो इससे पूछ दिया ब्राइबरी लिया, तो ब्राइबरी ना पार्ट ए में है, ना पार्ट बी में है, ना पार्ट सी में है, सिंपल सी बात पार्ट ए में। बट वो ब्राइबरी अगर फॉरेन वन टाइप कुछ दिखा दिया, उस ब्राइबरी का फॉरेन यूज़ कर दिया, फॉरेन एसेट खरीद लिया, क्रॉस बॉर्डर कर दिया, ऐसा लिख दिया ना, तो क्रॉस बॉर्डर देखते याद रखना पार्ट सी। पार्ट सी से ड्राइव क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर। पार्ट बी से क्या ड्राइव हुआ? कस्टम। कस्टम सिर्फ कस्टम नहीं, कस्टम में वो फ्रॉड हुआ है जो 1 करोड़ से ज्यादा था। अब पार्ट ए में क्या होगा सर? हर वो फ्रॉड, हर वो फ्रॉड। सिंपल बात, एग्जामिनेशन पूछेगा ना आपसे तो मोस्टली वो मनी लॉन्ड्रिंग ही होगा, ऐसा नहीं पूछेगा मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं, मोस्टली वो मनी लॉन्ड्रिंग ही होगा। और जैसे आरटीपी एमटीपी का मैंने ट्रेंड देखा है, वो कभी आईटी एक्ट का पूछता है, कभी ब्राइबरी पूछता है, एक बार कस्टम एक्ट का पूछा, तो याद रखना ये 3 याद रखना, ठीक है। ये 3 सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा। परफेक्ट। अब सर अब एक बात बताओ सर, देखो मैं आज का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मैं क्लास देख लेता हूँ, ठीक है। सर एक बात बताओ सर, मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है हमने जान लिया सर, एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछ, देखो डेफिनेशन देख लिया हमने, बेस समझ लिया क्या होता है, ठीक है। हमने शेड्यूल ऑफेंसेस देखे, शेड्यूल ऑफेंसेस मच इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन दे दिया देखो तो देखो कस्टम और क्रॉस बॉर्डर अलावा जो भी आया, अब पार्ट ए डाल के आना, पार्ट ए डाल के आना, क्योंकि पार्ट बी में क्लियर है कस्टम, पार्ट सी में क्लियर है क्रॉस बॉर्डर। उसके अलावा जो भी ऑफेंस आया ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आपकी आनी चाहिए, और आपको पूरा अच्छे से लिखना है यार, मनी लॉन्ड्रिंग को अच्छे से लिख दो पूरा। 1.5 नंबर 5 नंबर का भी है ना, आप कंक्लूजन में नहीं भी आया ना क्वेश्चन पे, तो 1.5 या 2 नंबर आपको दे देगा, बस मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन लिखने का अच्छे से। आप पकड़ लोगे ना, एक पार्ट ए का शेड्यूल ऑफेंस है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और आप फैक्ट देख के कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे सर। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था सर। मनी लॉन्ड्रिंग स्टेप, अब एक बात बताओ, हमने जाना सर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इलीगल पैसा आया उसको, जैसे सिंपल सी बात, पैसा आया जैसे हम लोग कपड़े, गंदे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाले, घुमा घुमा घुमा, और ये क्या हुआ? क्लीन मनी निकल गया, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है? अब प्रिवेंशन ही देख रहे हैं, अब हम सोचते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है। देखो किसी को पकड़ने से पहले ना हमें उसके, कहते नहीं है, हमें उसको जानना पड़ेगा वो काम कैसे करता होगा। तो जब ये काम पता चल जाएगा ना हमें, तो उसको पकड़ना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेप्स क्या क्या है, ये सर एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। स्टेप क्या क्या, तो ऑब्जेक्टिव में सर बहुत बार पूछा गया। ऑब्जेक्टिव में तो मैं जहाँ इसका आरटीपी एमटीपी देखता हूँ ना, एग्जामिनेशन सर इस बार आया था इस पर मनी लॉन्ड्रिंग स्टेप पे। तो सर देखो इसका स्टेप सीक्वेंस वाइज है, आप ना ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे मान लो ABC है ना, तो आप एग्जामिनेशन ये नहीं लिख सकते BAC या CAB, आपको यही सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। तो जैसा सीक्वेंस है वैसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर क्या सीक्वेंस है इसका? देखो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले क्या होगा सर? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वो जो एग्जामिनेशन पास करने के बाद हम ICAI की कैंपस प्लेसमेंट देते हैं, वो प्लेसमेंट कि बुलाया जाएगा, कौन कौन सिलेक्ट किया जाएगा, आपने HM किया है, आपने मैनेजमेंट किया, आपका प्लेसमेंट होगा 5 लाख 6 लाख पर annum। नहीं, वो प्लेसमेंट नहीं, देखेंगे अभी क्या क्या है। लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना, पहले क्या होगा? प्लेसमेंट, फिर क्या होगा? लेडिंग। सर ये सीक्वेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। थर्ड क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कौन? मैथ वाला? नहीं, बताता हूँ। सब पहले डेफिनेशन बताओ। हाँ देखो डेफिनेशन बताते ही मैं आपको बता दूंगा बहुत कुछ। देखो सबसे पहले 3 स्टेजेस है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, हमने जो पढ़ा ना, वो जो इलीगल मनी कैसे लीगल मनी हो जाता है, उसके ये 3 प्रोसेस है। कैसे होता है ये बताएगा कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है? पैसे का क्या होता है? प्लेसमेंट होता है। मतलब सिंपल सी बात, देखो क्रिमिनल, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने देख लिया सर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कौन सा है? जो शेड्यूल ऑफेंस में है। सिंपल सी बात, आप ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कौन सा है? जो शेड्यूल ऑफेंस में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट बी कस्टम, पार्ट सी क्रॉस बॉर्डर फ्रंटियर, ठीक है। तो जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, और क्राइम वाला मनी है, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब सर क्या हुआ? आपने क्या बोला? बताता हूं।
सर वैक्सीन लिया ना आपको, अंदर एंटीबॉडीज़ गई, ठीक है। तो सिंपल सी वही बात, जो बाहर से पैसा लेके आए ना, अब उसको पैसा को पॉकेट में लेके तो नहीं ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स में इंजेक्ट करेंगे। मतलब पैसा लेके आए, रखे हुए हैं, और सिंपल सी बात, वो पैसा मान लो कि ना इंजेक्शन में है। अब इंजेक्शन को लेके हम सोच रहे कहाँ डाले कहाँ डाले कहाँ डाले, तो सिंपल सी बात बैंक्स में आके डाल देंगे पैसा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पैसा आते ही देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ये बंदे पास पैसा आया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला पैसा आया, उसको क्या किया हमने, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या किया, इंजेक्ट किया। पैसा आया, पहला स्टेप यही होता है, कोई भी मर्डर किया इसने, पैसा आया मान लो 500 लाख रुपीज़, 500 लाख रुपीज़, इसने इसको क्या किया सर, इसने इंजेक्ट किया कहाँ, अपने फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे इंजेक्ट करना होता है, एजेंट को पैसे दे दिया, या बैंक में एफडी बना लिया, बैंक में डिपॉजिट कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप मनी लॉन्ड्रिंग का ये होता है। पैसा आते क्या करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डाल देते हैं। सर इसीलिए रिपोर्टिंग ज़्यादा किया गया, हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 में, रिपोर्टिंग ज़्यादा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है। इसलिए बोला गया ये सब देख के, जब हम ये जाने ना कि ऐसे देखो, हम क्या बोलते हैं, चोर को पकड़ने से पहले हमें जानना पड़ता है कि वो चोरी करता कैसे है। तो हमने जाना कि पहले वो प्लेसमेंट कैसे करता है, वो इंजेक्ट करता है कहाँ, फाइनेंशियल सिस्टम को। इसको ही देख के हम अपना सेक्शन 11 ठीक किया। हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 को कैसे बताएंगे हम। रिपोर्टिंग एंटिटी को ठीक किया गया, रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल डाला गया, देखो भाई तुम ऐसे से हमें रिपोर्ट करोगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। क्योंकि हमने जब ये जान लिया ना कि चोरी कैसे हो रहा है, तो पहले क्या होता है, पहले जो चोरी करने वाला होता है ना ये बंदा, पहले क्या करता है, पहले करता है प्लेसमेंट। खुश है, प्लेसमेंट कर रहा है, इसने क्या किया, पैसा है उसको इंजेक्ट कर दिया कहाँ, फाइनेंशियल सिस्टम में। अब वो पैसा इंजेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या किया, लेडिंग करना। लेडिंग मतलब क्या होता है, सिंपल समझो, ऐसे समझो, बचपन में आपको याद है अपने टेस्ट कॉपी दी थी, ठीक है। अब पढ़ने वाले नहीं थे, क्या छोड़ो, मैं पढ़ने वाला नहीं था, मैंने टेस्ट कॉपी दी थी। हमें पता था सर मैम जो क्लास में ना 45 मिनट बैठेगी, तो सबसे पहला जो कॉपी होता है ना वो नीचे होता था, फिर उसके ऊपर क्या होता था, फिर कॉपी, फिर कॉपी, फिर कॉपी, फिर कॉपी। तो मैं दिमाग लगा के ना यहाँ पे कॉपी रख के आता था, कि मेरे को पता है ना अगर मैम 45 मिनट क्लास में है ना, तो मैम पहले ये कॉपी चेक करेगी, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, फिर घर जाएगी, घर पे देखेगी जो होगा होना होगा, फिर यहाँ पे गुस्सा में सुनाएगी तो नहीं मेरे को, तो मैं पहले ही जाके क्या किया, यहाँ रख दिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग में यही होता है सर, लेडिंग बनाया जाता है, मतलब पैसे को ऐसे छुपाया जाता है ना, पैसा तो फाइनेंस सिस्टम में चला गया, अब उस फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा को है ना टुकड़ों में बांटा जाता है। या मान लो लेयर पे लेयर बनाया जाता है। मान लो सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ये लेडिंग एग्जांपल समझा, देखो ऐसे छुपाया जाता है। तो देखो पैसा इसके पास आया, इसने क्या किया, एफडी बनाया। मान लो कोटक बैंक में क्या किया, अपना एफडी खुलवाया 500 लाख एग्जाम्पल, ठीक है, 5 लाख का एफडी बनवाया। ये क्या था, ये था प्लेसमेंट, इंजेक्ट किया फाइनेंस सिस्टम में। अब इसने क्या किया, दिल्ली में एटीएम से निकाला पैसा कुछ, और एटीएम से निकाल के यहाँ कहाँ ले गया, मुंबई में डाला, पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक से क्या किया, एटीएम से आया पैसा निकाला चेन्नई में। चेन्नई में क्या किया, पैसा कैश लेके गया, डाल दिया कहाँ, एसबीआई में। तो ये क्या है सर, लेडिंग बना रहा है ये एक फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। सर लेडिंग जब बनता है ना तो ओरिजिन पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग, देखो मैं सिखा नहीं रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, बट देखो इसलिए मैं ये पढ़ाया गया ना कि आगे जाके पकड़ना होगा ना तो ये लेडिंग होता है। तो इसी को प्रिवेंट कर देंगे ना तो लेडिंग बनेगा ही नहीं। तो पहले प्लेसमेंट को हमने क्या किया, प्रिवेंट किया सेक्शन 11 में, इसलिए ये लेडिंग बनने नहीं दिया हमने। सोचो ना एफडी बनाया कोटक में, दिल्ली में क्या किया, उसको कोटक को एफडी तोड़ा, मुंबई में गया पीएनबी जमा कर दिया, पीएनबी में क्या किया, चेन्नई में निकाला, विड्रॉ किया एटीएम से, फिर क्या किया, एसबीआई में जमा कर दिया। क्या अगर लेडिंग बना रहा है सर, डिफिकल्ट हो जाएगा पता करना ओरिजिन कि कहाँ से पैसा आया था। तो एक लेडिंग, अब यहाँ से क्या किया, अब देखो ये लेडिंग बन गया, तो लेडिंग का डिफिनेशन क्या हो, देखो एग्जाम्पल आपको बैठ गया हो दिमाग में। अब लेडिंग का डिफिनेशन क्या लिखा है सर, देखो देखो सर लेडिंग का डिफिनेशन क्या लिखा है, आफ्टर प्लेसमेंट, मतलब हमने प्लेसमेंट कर दिया, द मनी इज इंपॉर्टेंट लाइन है, इज ब्रेक, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, ब्रेक इनटू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। मतलब ऐसा कर दिया ना भाई तू ओरिजिन ढूंढ ले, अब ऑफिस से अब तू ओरिजिन ढूंढ के दिखा दे। सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड इट्स ओरिजिन। अब भाई ओरिजिन पता ही नहीं चलेगा, फाइंड इट्स ओरिजिन, ढूंढ ले ऑफिसर, ढूंढ ले ओरिजिन, पता कर ले कहाँ पे मैंने पैसा निकाला था, ढूंढ ले। अब तो तू आगे चेन्नई पे, पैसा दिल्ली का गया हुआ है, मैंने इतना लेयर बना दिया ना, ठीक है। तो लेयरिंग मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, पैसों को ना टुकड़ों में कर देना। एफडी बनाया, उस एफडी क्या क्या छोटे छोटे रिकरिंग डिपॉजिट बना दिया, फिर उस रिकरिंग डिपॉजिट को एटीएम से निकाल दिया, मतलब पैसा घुमा रहा है, बस घुमा रहा है, लेयरिंग बना रहा है, छोटे टुकड़ों में बांट रहा है, ठीक है। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, सही ये तीनों साथ होना चाहिए, ऊपर नीचे मत कर देना। एग्जाम्पल एमसीक्यू में पूछता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस क्या क्या है, तो लेयरिंग, प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन नहीं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ठीक है।
ठीक है सर, ऐसे याद करने के लिए एक बता देता हूँ सर, उल्टा चलना है। मतलब P के बाद क्या आता है, P से पहले क्या आता है L, L से पहले क्या आता है I। तो एक याद आएगा, सीक्वेंस आएगा, उल्टा चल लेना। मतलब पहले कौन आएगा, P आएगा, फिर उल्टा क्या आएगा, L वाला आएगा, याद आएगा लीडिंग, अच्छा उसके नीचे क्या आएगा इंटीग्रेशन, तो ऐसे याद आएगा PLI। ठीक है, अब सर देखो इंटीग्रेशन मतलब सर मैथ वाला इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन मतलब सर थर्ड एंड फाइनल। देखो पहले पूछ सकता है कि एमसीक्यू में कितने स्टेजेस है, तो याद रखना 3 स्टेजेस, तीनों स्टेज का नाम याद रखना PLI। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल स्टेज नाउ। अब क्या हुआ सर, वॉशिंग मशीन से पैसा निकल गया है, नाउ द मनी इंटर इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। अब तुम्हारे पैसा मनी निकल गए एंड एक्यूज लिख देता हूँ, एक्यूज पर्सन शोइंग इट एज क्लीन मनी। भाई अब धुला के निकल गया, वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री हो गया, अब पैसा क्या दिखा रहा है, क्लीन दिखा रहा है। तो ये प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। क्या हुआ, सिंपल सी बात, अब वो पैसा मान लो कि लास्ट में चेन्नई में जाके क्या किया इसने, लेडिंग टूटा, अब चेन्नई के पैसा से क्या किया इसने, एक बिल्डिंग खरीद लिया, सिंपल। अब बिल्डिंग खरीदा, वो कैश में खरीदा है, मान लो पैसा निकाल खरीद लिया, ढूंढ लो। अब फाइनेंस सिस्टम में पैसा अच्छा से बन गया, अब क्या बोलेगा, बिल्डिंग कैसे खरीदा, तो भाई वो चेन्नई का FD था, खरीद लिया मैंने उससे। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा मैंने वहाँ क्राइम किया था, क्राइम दिल्ली में आया, दिल्ली से यहाँ नहीं। तो प्लेसमेंट लेडिंग इंटीग्रेशन मतलब सिंपल सी हो गया, अब पैसा तुम यूज कर सकते हो, पैसा को तुम इतना घुमा के गया ना, अब पैसा क्या हो गया, पैसा हो गया क्लीन मनी। अब उसको क्या कर लो, फाइनेंस सिस्टम में इंटर कर लो, मतलब अब लीगली क्या कर दो, एक प्रॉपर्टी खरीद लो। प्रॉपर्टी क्या खरीदोगे, बोलोगे प्रॉपर्टी क्या, मेरा FD था 50 लाख का, मैंने उसके प्रॉपर्टी खरीदा। वो FD कहाँ से आया, तो चेन्नई में डिपोजिट किया, चेन्नई कहाँ, ढूंढते रहो तुम भाई, ढूंढो अपना नाम से। तो फाइनेंशियल सिस्टम में इंटर कर गया, मतलब तुमने क्या किया, कोई बॉन्ड खरीद लिया, उस पैसे का यूज करके बॉन्ड खरीद लिया, क्योंकि जब वहां पे यूज करते हैं ना, यहाँ पे तो पकड़ा जाते हैं, यहाँ पे पता चल जाता है कहाँ से पैसा आया, तो क्या बोलते हैं, हकलाने लगते हैं तुम, भाई भाई मर्डर मर्डर नहीं। अब क्या बोलते हैं, वो FD से आया मेरा, वहाँ पे FD वाला कहाँ से आया, तो वो चेन्नई में डिपोजिट किया था, चेन्नई कहाँ से, पता करो भाई तुम अब जाके। तो अब तुमने फाइनेंशियल सिस्टम में इंटर कर दिया, मतलब बॉन्ड खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, अब लीगली बॉन्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसको क्या शो कर रहे हो, भाई क्लीन मनी हो गया। सर ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, देखो प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सर, इंजेक्ट करना, इंजेक्ट करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो है ना, ये क्या है सर, क्राइम का पैसा है, क्या सर, क्राइम का पैसा, सिंपल सी बात है। इंजेक्शन में डाला, इंजेक्शन में डाला, प्लेसमेंट किया, और कहाँ कर दिया सर, सर डिपॉजिट कर दिया। इसको क्या करते हैं सर, इसको करते हैं प्लेसमेंट। ये क्या था सर, क्राइम का पैसा, सिंपल। ये सारा क्राइम का पैसा था, 500 लाख था, तुमने क्या कर दिया, ये इंजेक्शन डाल के इंजेक्ट कर दिया, इसके इंजेक्ट कर दिया, इसके इंजेक्ट कर दिया, इसको क्या कहते हैं प्लेसमेंट। इंजेक्ट करना फाइनेंशियल सिस्टम्स में, पहले पैसा डाला है अभी, ठीक है, अब उसको क्या कहते हैं लेडिंग, मतलब सर पैसा डाला बैंक में, बैंक से ATM से निकाला, और क्या कर दिया, शेयर सिक्योरिटीज खरीद लिया, ठीक है। और क्या किया, ATM से निकाला, जैसे बताया, मान लो चेन्नई दिल्ली में डाला था बैंक में, दिल्ली के बैंक का ATM से निकाला, ATM में बैंक करके क्या किया, कोटक से निकाला और पंजाब नेशनल बैंक में डाल दिया। तो क्या करो, लेडिंग बना रहे हो, मतलब इधर उधर पैसा को बिखेर रहे हो, बस कहीं उसमें लगा दिया, कहीं उसमें लगा दिया, मतलब पैसा को ना बिखेर रहे हो बस अभी, ठीक है। अब लास्ट में क्या हो गया, भाई पैसा साफ हो गया मेरा, लेजिटिमेट पैसा हो गया, क्लीन पैसा हो गया। अब जो ढूंढने वाला होगा, अब वो प्लेसमेंट ढूंढे, इंटीग्रेशन में क्या हुआ, चलो पैसा क्लीन हो गया आफ्टर लॉन्ड्रिंग। जैसे लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कपड़ा क्लीन होता है, अब इस कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सर ये याद रखना। देखो मैं थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन में आ चुका, आप समझो कितना इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्टिंग के 10-15 पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के वो कोर्ट कचहरी में चक्कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पेनल्टी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ सर, द फंड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी एंड यूज्ड टू परचेज लेजिटिमेट एसेट। हाँ अब तुम खरीद सकते हो, एक प्रॉपर प्रॉपर्टी खरीद लो, बताओ क्या FD का पैसा आया था, तुमने क्या किया, पैसा साफ कर दिया। लास्ट क्या था, इंटीग्रेशन, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा इंटर हो चुका है। अब तुम क्या करो, फाइनेंशियल सिस्टम में इंटर हो चुका, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, लेजिटिमेट प्रॉपर्टी खरीद लो। पहला स्टेप प्लेसमेंट, बैंक में डाल दिया पैसा, बताया मैंने। लेडिंग मतलब क्या हुआ, टुकड़ों टुकड़ों बांट दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, ऑफशोर बैंक में डाल दिया, लोन दे दिया, मतलब सिंपल बात है ना, इसका ओरिजिन पता करना, इतना लेयर बना दिया ना सर कि ओरिजिन करना ही पता मुश्किल हो गया। लास्ट में क्या किया, इंटीग्रेशन, मतलब सर अब वो पैसा हो गया, टुकड़ों बट गया, अब पैसा निकाल के क्या कर लो, एक लग्जरी एसेट खरीद लो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लो। ये क्या होगा, ये क्लीन मनी बोल के तुम बोल दोगे इसको। याद रखना, फर्स्ट सेकेंड एंड नॉट थर्ड, PLI, ठीक है, प्रॉपर, पक्का, ठीक है।
चलो सर, एक लास्ट करते हैं आज का। देखो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कितने स्टेप्स में मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, हम क्या पढ़े, प्रिवेंशन कैसे बचे, पर्पस क्या था इसका, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और कॉन्फिस्केट करना जो भी पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीदा है, गलत प्रॉपर्टी। अब सर इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या आता है, इसमें इंपॉर्टेंट आता है मान लो एक आता है पेनल्टीज, मान लो पनिशमेंट बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है, 3 नंबर का आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। देखो सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग डिफिनेशन देखा, ये है सेक्शन 4 मतलब पनिशमेंट। देखो सर पनिशमेंट क्या बोला है, पनिशमेंट अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, मान लो किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया तो सर उसको क्या बोलेंगे, 50,000 दे दे छूट जा, नहीं। देखो सर मनी लॉन्ड्रिंग करने मतलब हो गया बेटा तुम जेल की हवा खाने वाले हो अब थोड़ा, ठीक है, जेल की हवा खाने वाले हो, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करना सर बहुत बड़ा पाप समझ लो आप, ठीक है। अपील करना बट नहीं अपील से बच पाए ना, मनी लॉन्ड्रिंग है ना, तो भाई जेल की हवा तो मिनिमम खिलाएगा। देखो सर क्या बोला है, एनी पर्सन हु कैन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल, मतलब भाई होना ही होना है, ठीक है, शैल बी पनिशेबल विथ क्या सर, कितने सुनो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा खासा मनी लॉन्ड्रिंग पनिशमेंट दिया सर, मत करना मनी लॉन्ड्रिंग कुछ भी। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म not less than 3 years but may extend to 7 years, ठीक है। मतलब सर एक रेंज दे दिया आपको, क्या सर कितना रेंज दिया, 3 साल से 7 साल तक क्या हो गई, इम्प्रिजमेंट होगी, ठीक है। एंड सर एंड बोला, क्या सिर्फ इम्प्रिजमेंट होगी, नहीं भाई जेल में बैठ के तुम जेल का हवा खाओगे, जेल का खाना खाओगे तो फ्री में खाओगे, नहीं सर फाइन देंगे। जेल में बैठना फ्री में नहीं होता, जेल में जाने के भी पैसे लगते हैं सर, फाइन देना पड़ेगा। फाइन कितना, एनी अमाउंट, फाइन डिराइव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा चेक करेगा, पहली बार तो चेक करेगा पहले तुमने ऑफेंसेस कितना संगीन किया है, कितने रुपये का ऑफेंस है, 2 करोड़ 20 करोड़ पहले वो निपटाएगा, फिर देखेगा तुम कितने साल रहने वाले हो जेल में, उस हिसाब से कॉस्ट लगाएगा आपका। तो फाइन में दोनों चीज़ें, एक तो तुम्हारा पता चलेगा क्या, ये लिखना मत बता रहा हूँ, ऑफेंस कितना था, मान लो 2 करोड़ 20 करोड़ जो भी है, और कितने साल जेल में रहोगे, उतना खर्चा तो उठाएगा। मान लो 3 साल रहोगे तो 50 लाख, तो टोटल 2.5 करोड़ का फाइन लगाएगा तुम पे। तो फाइन कुछ भी हो सकता है, एज एनी अमाउंट, ये लिखना, डिसाइड बाय कोर्ट, ठीक है। क्या होगा सर, डिसाइड बाय कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी फाइन लगाना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का फाइन लगाएगा। बट इम्प्रिजमेंट कितना लगेगा, 3 साल से 7 साल, मतलब क्या सर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल तो जेल तुमको होना है, मिनिमम 3 साल का जेल होना है, मैक्सिमम 7 साल जाएगा, विच मे एक्सटेंड अप टू 4 साल भी हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 साल तक जाएगा, ठीक है। फाइन जो भी भाई कोर्ट डिसाइड करेगा, अपना देख दाख के कि कितना उसका ऑफेंस का पैसा लगा, कितना फाइन लगाएगा निकाल के, ठीक है सर। इतना ही है सर मनी लॉन्ड्रिंग का फाइन, इतना आप बोल रहे हो, इतना एग्जामिनेशन में है, हाँ सर, बट एग्जामिनेशन में ये तो पार्ट नॉर्मल है, बट एक ऐसा ऑफेंस है ना जिसको अलग से बताया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में, इस पे क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में। क्या सर क्या है, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको है ना ऐसे कर देता हूँ मोटर, ठीक है। एनी पर्सन, ठीक है सर, एनी पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग अंडर, तो ये याद कर लेना। देखो ये थोड़ा रट्टा मारने बोलूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें छूटे। देखो अंडर क्या बोला है, देखो नॉर्मली अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस करता है ना तो उसको 3 साल से 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है। बट कोई पर्सन अगर कमिट्स करता है कोई भी ऑफेंस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए पढ़ा है सर हमने, पार्ट ए में अच्छा खासा लिस्ट है, तो उसमें लिस्ट में ये पैराग्राफ 2, अगर आपके पास ओपन बुक 6D में एग्जामिनेशन में आया तो पैराग्राफ 2 में जाना, इसमें बता भी दूंगा क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ 2
ऑफ पार्ट ए, पार्ट ए में अच्छे खासा लिस्ट है, पार्ट बी में क्या है सर कस्टम्स, पार्ट सी में क्या क्रॉस बॉर्डर फ्रंटियर, क्रॉस बॉर्डर वाले, पार्ट ए में अच्छे खासा लिस्ट है। इसमें बोला कि पार्ट ए में एक लिस्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, पार्ट ए में जाओगे तब तो उसमें लिखा हुआ है पैरा 2 में कौन सा क्या लिखा हुआ है, हम पता है कहाँ जाते हैं हम, शेड्यूल ऑफेंस, ठीक है, शेड्यूल ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस में कहाँ जाना है, पार्ट ए, पार्ट ए में कहाँ जाना है, पैरा 2 में, ठीक है। दैट इज क्या लिखा हुआ है सर, पैरा 2 में क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्राइम करने लिखा हुआ है सर, क्राइम लिखा हुआ है सर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है सर, मतलब सर इतना लंबा चौड़ा, हाँ NDPS करके आया ना एग्जामिनेशन में सर, या ड्रग्स करके कुछ भी आया ना, नार्कोटिक ड्रग्स करके, और ये या तो ये आया, देखो एग्जामिनेशन ये पूछ सकता है पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए, या तो नार्कोटिक ड्रग्स देगा, मतलब कुछ ऐसा लंबा चौड़ा केस दे देगा, वो ड्रग्स की बात बीच में कर देगा, ठीक है, या NDPS करके लिख देगा, ठीक है 1985 या 1985 ऐसे एक्ट याद रखना 1985, तो सही कर देता हूँ उसको, ठीक है 1985 NDPS एक्ट में 1985 होगा, ठीक है। तब वो सर कितने साल पनिशमेंट होगा, 3 से 7 साल, नहीं इसके लिए अच्छा खासा बोला है, ड्रग्स में डील कर रहे हो ना बेटा तो तुम तो जाओगे अच्छे से। देन शैल बी पनिशेबल विथ कितने सर, 3 साल, 3 साल नहीं 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 नहीं, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन, देखो 3 साल तो नॉर्मली मिलना ही मिलना है तुम्हें, देखो कम तो क्यों करेंगे, तुम देखो ड्रग्स बोल रहे हो, ड्रग्स में डील कर रहे हो, 3 साल से क्या बोले, 1 साल नहीं, 3 साल तुम्हें नॉर्मली देंगे ही देंगे, फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल तो यहां भी है, ठीक है, देखो 3 साल तो यहां भी है, बट यहां क्या बोला, ड्रग्स के बारे में अलग से बोला, तो सोचो ना अलग से बोला कितना हाई फाई मामला होगा, 3 साल विच एक्सटेंड टू, सर यहां पे बढ़ाया क्या सर 10 ईयर, मतलब नॉर्मली कोई ड्रग्स वाला मामला छोड़ के जो पार्ट ए में पैराग्राफ 2 है, ड्रग्स का मामला छोड़ के कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है पार्ट ए वाला, या कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, वो कहाँ जाएगा, वो 3 साल से 7 साल का सजा हो सकता है उसको, बट ड्रग्स वाला पैराग्राफ 2 पार्ट ए वाला कुछ भी मैटर हुआ ना सर, तो वो 10 साल तक भी जा सकता है। तो अगर बोल दे केस ऐसे बनता है, उस बंदे को ना 8 साल की सजा हुई, तो देखो नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग में 7 साल तक सजा है, बट वो केस में और लिख देगा कि उसने ना ड्रग्स मामले में फंसा था, वो नार्कोटिक ड्रग्स NDPS में फंसा था, तो हाँ वो 10 साल तक सजा हो सकता है उसको, तो ये याद रखना 3 ईयर टू 10 ईयर प्लस फाइन, फाइन एनी अमाउंट, पहले अमाउंट डिस्क्राइब था 5 लाख या 6 लाख था, बट अब क्या बोला फाइन एनी अमाउंट, जो भी फाइन होगा भाई वसूलेंगे हम, कॉस्ट भी वसूलेंगे, इसी में वसूलेंगे, तो 3 साल से 10 साल प्लस फाइन, और यहाँ क्या था 3 साल से 7 साल प्लस फाइन, फाइन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट, फाइन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट, तो सर ये याद रखना, नार्कोटिक ड्रग्स वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आपके पूछेगा, मई अटेम्प्ट में आने वाला क्वेश्चन है सर इससे, नार्कोटिक ड्रग्स का 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, और अब जो ऑब्जेक्टिव में बहुत कम दिख रहा है, तो ये नार्कोटिक ड्रग्स का याद रखना 3 साल से 10 साल तक, ठीक है। खत्म करें सर आज का लेक्चर, चलो एक इंपॉर्टेंट याद दिला देता हूँ सर, 3 नंबर मेरे को दिखाता है इसमें, देखो एक मैं बताऊँगा, कुछ 2 डेफिनेशन बता देता हूँ, एक बता देता हूँ, देखो चलो 2 ही बताता हूँ, चलो पेमेंट सिस्टम, सर इस पर क्वेश्चन आया था, मैं लिटरली यकीन नहीं कर रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आया था, ये डेफिनेशन में है कि पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इस पर 3 नंबर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था, तो एक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसको अपने नोट्स में याद कर लेना, देखो बता दूंगा अभी, तो ये क्यों पूछा गया था बताता हूँ आपको, देखो इट इज़ अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट बिटवीन, सिंपल बात, हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो हम क्या हुए हैं, हम बायर हुए, सामान सामने क्या हुआ, सेलर हुआ, तो इट इज़ अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट बिटवीन 2 आदमी के बीच में पेमेंट होगा, कौन कौन, देखो ये डेफिनेशन पूछ दिया एग्जाम, इसे मैं लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जामिनेशन में आ चुका है, मई नवंबर 2019 में 3 नंबर का एग्जामिनेशन पूछा था, ठीक है, बट जो मैं पक्का मैं वो सब डिस्कस करूँ आपसे जो एग्जामिनेशन में आए हुए, तो याद रखना एक बार जब आ चुका होता है ना, तो लॉ में चांसेस होते हैं सर कि 2-3 अटेम्प्ट बाद आने का चांसेस, तो 3 नंबर में पूछ सकता है कभी भी आपसे, इट इज सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट बिटवीन पेयर, देखो कीवर्ड्स है ना, ये देखो कीवर्ड्स में बता रहा हूँ, ये आना चाहिए, पेयर एंड बेनिफिशियरी, इन्वॉल्विंग पेमेंट सेटलमेंट, ठीक है, एंड इट इनेबल्स और कंटेन क्या क्या, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन
ये डेफिनेशन 3 नंबर का पूछा था सर। तो क्या क्या आने वर्ड वाले, देखो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं समझने लायक, बट बताता हूँ ये क्यों लाया गया। देखो इसे 2 बार क्वेश्चन क्या कैसे कैसे बने हुए हैं। पहले पूछा क्या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, यस ठीक है। एग्जाम से पहले एमसीक्यू में ऐसे पूछा था एक बार, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि देखो क्या लिखा है, इट इज अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट बिटवीन किसमें पेयर, जो पे कर रहा है और बेनिफिशियरी जो कर रहा है, ठीक है, इन्वॉल्विंग पेमेंट कर रहा हो, सेटलमेंट कर रहा हो, एंड इट इनेबल्स क्या क्या, देखो पेमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है, सिर्फ मान लो, देखो ये क्यों लागे बताता हूँ पहले। मान लो ये बंदा है इंडिया में, इसने क्या क्या मर्डर किया, ये बंदा है, ये बंदा दिल्ली का है, ये बंदा मुंबई का, इसने क्या किया, इसको कैश दिया, तो क्या ये कैश मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है? हाँ। अब इसने क्या किया, इसने बोला ले भाई तेरे बैंक में पैसा, तो क्या ये बैंक का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है? हाँ। इसने बोला ये ले भाई मेरा क्रेडिट कार्ड, ले मर्डर किया ना, जा यूज़ कर जितना यूज़ करना है, तो क्या ये क्रेडिट कार्ड का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है? हाँ। तो इसलिए पेमेंट सिस्टम को ना थोड़ा वास्ट किया गया। पेमेंट सिस्टम बोला कि देखो कोई भी पेमेंट हो रहा है ना इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इट इज सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स पेमेंट बिटवीन पेयर, पेयर मतलब कौन, ये, एंड बेनिफिशियरी, ठीक है, ये ठीक है, इंक्लूड्स कौन कौन सा, कैश तो नॉर्मली पेमेंट सिस्टम में आएगा, ठीक है, या तुम पे कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, कुछ भी सेटलमेंट कर रहे हो, पे कर रहे हो, जो पेयर वो पेयर पे कर रहा है। इट इनेबल्स क्या क्या, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा था क्या क्रेडिट कार्ड आता है पेमेंट सिस्टम, यस। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हो, इस भाई ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हो चलेगा, डेबिट कार्ड से किया हो चलेगा, स्मार्ट कार्ड से किया हो ले भाई शॉपिंग कर ले चलेगा, बैंकिंग चैनल से भेज दिया हो चलेगा। तो सिंपल बोल दिया पेमेंट सिस्टम इसलिए लाया गया ना कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है ना, जरूरी नहीं वो कैश में, वो कहते नहीं है कि सूटकेस में लेके आया 2 करोड़ रुपये ले भाई कैश में पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का यही पैसा होता है, बैंक में भेजा वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं भाई। पेमेंट जो भी हो रहा है तुम्हारा पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में, सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। सब बेनिफिशियरी क्यों बोला, देखो मान लो मर्डर किया इसने, ठीक है, इसने इसके बिहाफ में एक्सेप्ट किया, ये मान लो बी था, असली मर्डर सी था, ये ए था, तो ए ने बेनिफिशियरी को दिया ना, बेनिफिशियरी क्या कर रहा है, इसके बिहाफ में तो एक्सेप्ट कर रहा है, मजे तो ये लेगा ना। तो जो भी एक्सेप्ट भी कर रहा है ना बिहाफ में, या मान लो जो ले भी रहा है ना, सिंपल सी बात वो पेमेंट सिस्टम में आएगा। तो क्या क्या पेमेंट सिस्टम में आएगा सर, क्रेडिट कार्ड से पैसा दे रहा हो, डेबिट कार्ड दे रहा हो, बैंकिंग चैनल हो, या मान लो स्मार्ट कार्ड हो, तो ये वर्ड्स आने चाहिए। 3 नंबर का एग्जामिनेशन आया, मैं बस बता दिया हूँ, गो थ्रू करना हो कर लेना, एग्जामिनेशन आया हुआ है इसलिए मैं बता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डेफिनेशन का पार्ट है। पेमेंट सिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात, पेमेंट्स बिटवीन द पेयर एंड द बेनिफिशियरी एंड इट्स इन्वॉल्व क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड, बैंकिंग जो भी तुम कर रहे हो भाई वो सारा पेमेंट सिस्टम में, मनी लॉन्ड्रिंग में सब हम डिराइव करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, आज को इतना ही रखते हैं, बेस था, इंपॉर्टेंट था, समझ गए होगे होप सो। सर सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना, ठीक है। रिजल्ट के बाद मिलते हैं, ऑल द बेस्ट जो जो एग्जामिनेशन दिए हैं आपको भी, होप सो 11 को भी तो पॉजिटिव नोट हम लोग मिले। टेक केयर, गुड नाइट।